आलोक शर्मा जी, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अभी इंदौर में हैं। दोपहर में राहुल गांधी की रैली हुई। रैली में संविधान की रक्षा की बातें की गई। तरह तरह के राहुल गांधी ने विपक्ष के ऊपर, पर विपक्ष नहीं मतलब प्रतिपक्ष के ऊपर, सरकार के ऊपर अनेकों तरह के ताने बाने राहुल गांधी ने कहे। आपको लग रहा है क्या सही में संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान है, संविधान के तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिससे देश चलता है, अगर उनको आप सिस्टमैटिक वे में कमजोर कर देंगे, उनको आप चाहे जांच एजेंसी, चाहे संसद की प्रक्रिया, चाहे जेपीसी का काम करने का, चाहे संसद का काम करने का, चाहे तमाम विधेयकों का आना हो, अगर उन सबको आप प्रक्रिया विहीन कर देंगे, उनको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि संविधान खतरे में आता है और संविधान वर्तमान में खतरे में है। आलोक जी, जिस तरीके से जनता का जो वर्डिक आ रहा है, हरियाणा का वर्डिक आया, महाराष्ट्र का वर्डिक आया, दिल्ली में भी इनके हौसले बुलंद लग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर संविधान खतरे में है तो जनता बीजेपी के साथ कैसे है? देखिए, हरियाणा की अगर आप बात की देखें तो वोट परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो लोग इतना रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तमाम संस्थाएं जो है उनका काम करती है, यहाँ तक कि मीडिया के जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग, प्लस इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। लोकसभा चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का हो, तमाम राज्यों के चुनाव, आप देखिए किस तरह से आंकड़े भी में इत्मीनान नहीं हो पाते, किस तरह से इलेक्शन कमीशन विपक्ष को बिल्कुल ठेका दिखाते हुए काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं बीजेपी का उसमें फायदा होगा। कुछ कमियां हमारी भी देखती है, इसको मैं नकार नहीं सकता हूँ, कुछ कमियां हमारी भी। आलोक जी, जंग में और चुनाव में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग सारी पार्टियां अपनी क्षमता के मुताबिक करती है और बीजेपी भी कर रही है। अब देखिए, अभी दिल्ली में चुनावी पारा इतना गर्म है और आपकी रैली मऊ में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, ठीक है, तो ये तारतम्य कहीं नहीं दिखता ना? देखिए, दो चीजें हैं, आपने कहा चुनाव में या जंग में कोई चीज जायज है, मैं नहीं इस बात से सहमत हूं। जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को बिल्कुल कुचल ही दे, प्लेन लेवल फील्ड आप दे ही नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। मुझे कहाँ से हम कह सकते हैं कि जिन्होंने सब कुछ जायज, मैं उस बात से कहीं ना कहीं बिना असहमत हूँ। आपने जो दिल्ली का चुनाव पिछले 1 महीने दिल्ली में न्याय यात्रा हमने निकाला, आज मुझे की जहाँ तक बात है, अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का संसद में अपमान किया, उसके बाद से जो चीजें उभर कर आई, हमारा 1 महीने का कार्यक्रम ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर विधानसभा में हुआ, उसका कायदे से आज महू में एक समापन 27 तारीख को पहले से फिक्स कर दी गई। शायद मुझे लगता है कि जिस समय पर दिल्ली का चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ था तब ये तारीख तय हो गई थी। अब दिल्ली की बात जहां तक है, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जिस तरह का अभी माहौल दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरा एंटी इनकम्बेंसी के साथ चुनाव लड़ रही है। मोदी साहब ने 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, शीला दीक्षित को आज लोग याद कर रहे हैं। अब ये जनता के विवेक के ऊपर है कि वो किस दिशा में अपना वोट का अधिकार का उपयोग करें। आलोक जी, दिल्ली की बात कर रहे हैं आप, शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता का कोई मतलब क्या कहा जाए, राजनीतिक समझ में तो मुझे बड़ा प्रश्न उठता है। जिस महिला ने दिल्ली के लिए सबसे बड़ा विकास का काम किया, अकबर के बाद अगर दिल्ली का किसी ने विकास किया तो शीला दीक्षित ने किया था, तो वो जनता ने शीला दीक्षित की जमानत जब्त कर दी। जनता की बात करना रहने दीजिए, सेंटीमेंट के ऊपर चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है, दिल्ली में भी यही हो रहा है। एक बात बताएं कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे अभी एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है, चुनाव लड़ रही है, जाहिर है कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा होगा, 4% से वोट बढ़ के 10-12% हो सकता है। तो ये जो बढ़ोतरी है, सीट तो आपको नहीं दिला पाएगा, लेकिन आपकी नैया जरूर डूबेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसको हमारे वोट परसेंटेज बढ़ने से किसी की नैया डूबेगी या तैरेगी, मैं इसको इसलिए देखता हूँ कि दिल्ली का जो विश्वास है दिल्ली की जनता का, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। और जनता जब गिराती है किसी को, जब जनता ठान लेती है, शीला दीक्षित जैसी जो लीडर थी, आपने अभी सुना, उनको 8 पर वो आ गए 2013 के अंदर,
मुझे लगता है कि जो केजरीवाल के खिलाफ अब जो गिर रहा है, ये कहाँ जाकर रुकेगा, ये दिल्ली की जनता ही तय करेगी। आलोक जी, एक बात की बड़ी दिव्य समानता है आपके कांग्रेस में और बीजेपी में, दोनों के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, दोनों हेडलेस पार्टियां हो गई है दिल्ली, जहां तक दिल्ली का संबंध है। तो आपने भी किसी व्यक्ति को ग्रो करने का मौका नहीं दिया कि दिल्ली को कोई संभाल पाए। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली कांग्रेस के लिए बिखरी बिखरी सी लग रही है। इसमें कहीं बुराई नहीं है कि 3 चुनाव से हमारा एक भी सांसद नहीं आया, 2 चुनाव से एक भी विधायक नहीं आया, 15 और 20 के अंदर। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लीडरशिप डेवलपमेंट पे होता है। पिछले 2007 के बाद से हमारी कॉर्पोरेशन 2002 के बाद से नहीं आई है। रामपाल शर्मा जी के समय में 2002 में कॉर्पोरेशन जीते थे, लगभग 22 साल से कॉर्पोरेशन नहीं जीत पाए हैं। स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव पड़ेगा और वोट परसेंटेज भी हमारा कम हुआ है। लेकिन बीजेपी जो एक अपने वोट परसेंटेज को बहुत 20, 25, 33% के आसपास रखे हुए हैं, 7 करके 3 बार सांसद आए हैं, विधायक भी चाहे गिने चुने आए हैं लेकिन आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने पूर्ण क्या नकार दिया, 93 में वो जीते थे। बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं होना एक बहुत बड़ा प्रमुख चिन्ह है। कांग्रेस को भी इस दिशा में और अगर काम करते हैं तो बेहतर है। आलोक जी, अब आगे अगला प्रश्न ये है कि अगर आपका वोट परसेंट बढ़ता है, सपोज कीजिए कि दिल्ली हंग आती है, उस समय हंग असेंबली में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि केवल वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, हमारी ठीक ठाक संख्या में हमारे विधायक भी जीत कर आएंगे, हमारी सीटें आएंगी। और अगर हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचते हैं कि हम किसी रूप में सरकार बनाने के नजदीक पहुंचते हैं या हमारी सरकार नहीं बनती है, तो स्वाभाविक है कि जब हमारे हमें विपक्ष में बैठने का मिलेगा तो विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन जिस तरह का रुझान आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे और बहुत सारे आज केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र की घोषणा की, 11 गारंटी की बात की और ऊपर से राहुल गांधी को बेईमान कर दिया। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर उसकी इतनी सहायता की हो अलायंस के लिए या सामाजिक समरसता के लिए, इंडिया गठबंधन में लाने के लिए, उस व्यक्ति को भी इसने नहीं छोड़ा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल राजनीति फील्ड के एक सबसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति, वो कब यू टर्न ले जाए, कब किसकी पीठ में छुरा घूम गए। उन्होंने अन्ना हजारे, जो खैर अन्ना हजारे भी बीजेपी के एक तरह से पिट्ठू बनकर ही आए थे दिल्ली में, उनको नहीं छोड़ा। वो किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, किसी का भी दुरुपयोग कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी झूठे आरोप लगा सकते हैं। तो बहुत ही गैर जिम्मेदार एक राजनीतिक व्यक्ति दिल्ली की जनता को मिला और दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की जनता ने 2-3 बार जिताकर उनके हौसले को, मनोबल को बढ़ाया, तो वो झूठ बोलने से भी नहीं छूटते। उन्होंने 2013 में कौन कौन से एफिडेविट दिए थे, आज शीश महल में रहने की बात करते हैं, आज जिस आप घोषणा की बात कर रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपए की एक जैकेट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक वो नीली वैगनार कहाँ चली गई? आज शीश महल बनेगा, उसमें मिनी बार बनेगा, आप शराब में घोटाला करेंगे, आप 174 दिन तक जेल में रह के आएंगे। मुझे लगता है दिल्ली की जनता बहुत चिंतन और मनन के साथ इस बार आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंक। आपको लग रहा है कि ये चुनाव है दिल्ली का डिसाइसिव होगा? क्योंकि मुझे एक चीज सताती है आलोक जी, बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली का डिफेक्टो रूलर बीजेपी है, लॉ उसके पास है, लैंड उसके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है, सर्विसेज उसके पास है, तो वर्चुअली दिल्ली को तो बीजेपी चलाती है। ये तो मुख्यमंत्री तो एक हाफ टिकट है जिसके पास खिलौने के लिए जल है, शिक्षा है, हेल्थ है, इसका बेड़ा गर्क इसने कर दिया। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी हार के भी जीत जाएगी? ऐसा नहीं है। देखिए, हारेगा कौन, जीतेगा कौन, ये तो जनता तय करेगी, 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 93 के बाद दिल्ली में आज तक बीजेपी नहीं जीती है। मोदी जी तमाम राज्यों में अपना डंका पीट कर आ गए हैं, दिल्ली नहीं जीत पाए। बीजेपी के लिए भी एक चैलेंज है, बीजेपी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। 15 साल तक आप कॉर्पोरेशन में रहे, आज दिल्ली में सांस लेने की हवा नहीं है, तो आप क्यों नहीं बराबर के जिम्मेदार? अगर यमुना साफ नहीं हुई तो आप बराबर के जिम्मेदार क्यों नहीं? आज अगर एक भी 200 बेड का हॉस्पिटल, 100 बेड का केंद्र सरकार ने बनाया हो तो आप बता दीजिए। डीयू का एक कॉलेज नहीं बना, सेंटर में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना,
आज लगभग 60 लाख पॉपुलेशन 2013 के बाद से नहीं ऐड हो गई है दिल्ली के जी। अंदर 10 साल के 11 साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पूरी तरह से दिल्ली का बेड़ा पार करने के लिए जिम्मेदार है। आज दिल्ली की तुलना आप बाकी राज्यों से कीजिए, शहरों से कीजिए, फार बेटर है। तो दिल्ली कहीं ना कहीं अन्याय झेल रही है, दिल्ली ठगी गई। आलोक जी, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में दुनिया में हर देश की राजधानी है, चाहे वाशिंगटन हो, जापान हो, चीन हो। अगर उनका जो नेशनल कैपिटल है, किसी को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, वो कंट्रोल करते हैं वहां के लोकल बॉडीज, मेयर रूल करता है और डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो दिल्ली को क्या राज्य के रूप में एग्जिस्ट करना आवश्यक है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से संविधान के आर्टिकल 239A में दिल्ली की जो पावर्स है वो सेंटर में ज्यादा निहित की है, प्रशासन एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया है, लेकिन लैंड और लॉ जो है वो पूरी तरह से स्टेट सेंटर के पास रखा है। मैं समझता हूँ संविधान निर्माताओं ने जरूर इसके ऊपर चिंतन मनन करके किया हो। आज तो हम सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी जो पिछले 20 साल से अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कर रही थी, आज 11 साल से केंद्र में शासित प्रदेश को आज वो किस तरह से राज्य का दर्जा देने से मुकर रही है। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड जो लैंड है वो दोनों ही केंद्र के पास रहे, किसी की भी सरकार रहे, देश की राजधानी है, बेहतर है। लेकिन लोकल बॉडी, सिविक बॉडीज होना जरूरी है कि दिल्ली में आज लगभग 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। आलोक जी, स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।